अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, सियासी और अस्करी क़यादत मईशत की बहाली के लिए एक पेज पर आ चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एपेक्स कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे, जबकि पाक फ़ौज नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी इसमें सरअंजाम देगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि कल सुबह मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के हवाले से जो केसेस हैं उन पर भी समाअत होने जा रही है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी और असम्बली क़बल अज़ वक्त तहलील कर दी जाएगी या नहीं होगी, इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपसे जान लूँ कि एजेंडाज क्या हैं जो काउंसिल कायम की गई है मईशत की बहाली के लिए। इज्तिमाई गवर्नमेंट का एक तस्वर दिया गया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है, सरमायाकारों को वन विंडो की सहूलत है। तो पहले भी माजी में भी हम सुनते रहे हैं। और फिर दूसरा कि जो SIFC बनाई है, 2 महीने के बाद इसका मुकद्दर क्या होगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये तो फ़ैसला मौजूदा हुकूमत कर रही है। फ़र्ज़ करें कि ऐसी हुकूमत बरसे इक़्तिदार आ जाती है जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तफ़ाक़ ही नहीं करती, तो इसकी सारे माहदे में मुझे कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी साहब ने यह कहा है कि माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल की पाकिस्तान आर्मी हमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और जायज़ मुकाम की वापसी की बुनियाद समझते हैं। ये कमिटमेंट है आर्मी की। बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो सिविलियन से मुतल्लिक़ हैं। जो 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं उसमें आर्मी की नुमाइंदगी तो है, लेकिन सवाल तो फिर ये है ना कि ये 2 महीने के बाद जब नए इलेक्शन यहाँ पे होंगे तो क्या आने वाली जो केयरटेकर सेटअप है उस पर भी पाबंद होगी कि वो इस पर अमल करे, क्योंकि देखना आज से लेके इलेक्शन तक काफ़ी वक्त होगा। 5 महीने तो लग जाएंगे, 2 महीने इनके और 3 महीने के बाद इलेक्शन, 5 महीने। तो 5 महीने में क्या हमारा ये तमाम जो इक़्तिसादी तरक्की का अमल रुका रहेगा, और अगर नहीं रुका रहेगा तो हु इज़ द गारंटर, कौन गारंटी करेगा। इस सारे के सारे में मुझे ये बात नहीं समझ आ रही फिर है कि इन्होंने ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात और कानकनी पर तवज्जो दी है और IT को भी कहा है और तवानाई। ज़री पैदावार को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ को, पहले ज़राअत में किया गया, फिर ज़री पैदावार में किया गया। तो देखते हैं ये क्या होती है। मुझे तो लगता है कि कोशिश है, लफ्ज़ इज्तिमाई हुकूमत के इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश है, और चीफ़ ऑफ आर्मी साहब का वहाँ पर बैठना उसको इंडिकेट करता है कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे सपोर्ट है। लेकिन मसला तो वही है ना कि वन विंडो, तो मैं बहुत पुरानी सी बात है वन विंडो को सुनना। काफ़ी हुकूमतें आई, उन्होंने वन विंडो की बात की, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने किसी भी हुकूमत को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वो कामयाब रहते हैं। वो 30-32 साल 35 साल के लिए आते हैं, हुकूमत 2-2.5 साल के लिए आती है। असल मसला तो ये है कि जो इस मुल्क का निज़ाम चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो इस किस्म के फ़ैसलों को तस्लीम करने को तैयार है या नहीं, ये है बुनियादी। इसमें मैं उनके लिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं समझता। देखें, सेक्रेटरी सारे महकमों के सेक्रेटरीज हैं, लेकिन आज जो सेक्रेटरी इस मीटिंग में बैठेगा कल वो उस महकमे का सेक्रेटरी नहीं होगा, उसमें कॉन्टीन्यूटी क्या होगी। कुछ ऐसे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं, और देखें इनका जवाब कब मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है पीजे सर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और एवरी स्ट्रक्चर की ड्यूटीज़ क्या होंगी? देखें, ये जो बनाते हैं, ये जो काउंसिल्स बनाते हैं, ये lastminute.com है मेरी नज़र के अंदर। आर्मी को आपने बिल्कुल बिठाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सपोर्ट किया है, बट ये डोमेन पॉलिटिकल्स का है, आर्मी का नहीं है। बिल्कुल उन्होंने अश्योर किया, अच्छी बात है। लुक्स लाइक दे आर ऑन द वन पेज बट परहैप्स इन डिफरेंट बुक्स। बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि सिविलियन गवर्नमेंट जिसके पास एक मैंडेट है वो क्या कर रही है, हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। फिर आपने एक जो काउंसिल बनाई है, आपने कहा जी चीफ मिनिस्टर्स हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये सारे आधे इकोनॉमिस्ट्स? नो, दे नॉट इकोनॉमिस्ट्स। आप इकोनॉमिस्ट्स की एक टीम तैयार करें, आप फाइनेंशियल्स की एक टीम बनाएं जो कि आपकी इकॉनमी को आगे लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने कई प्रोग्राम्स में कहा है कि जब आप IMF के जैसे लोगों के सामने जाते हैं, दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स टू द IMF और टू द पीपल, बिकॉज वो तो एक्सपर्ट्स हैं उसके अंदर, वो तो क्वालिफाइड लोग हैं। हमारे क्वालिफाइड लोग होते नहीं हैं। जिस तरह अभी इफ्तिखार बात कर रहे हैं, एक आपने सेक्रेटरी आज बिठा दिया, कल वो नहीं होगा, यू आर बैक टू स्क्वायर वन।
सो हमें लॉन्ग टर्म सोचना है स्पेशलाइजेशन के अंदर। हम स्पेशलाइजेशन के अंदर नहीं है, एडहॉकिज्म पे हैं। या तो हो ना हमारे पास एक लगा एक आदमी चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है, और फिर हम कहते हैं हाँ भाई तुम इतनी देर के हो, तुमने किया क्यों नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, ज़्यादा इस पर हमें समझता जोर देना है, रादर देन वर्किंग ऑन के इमीडिएटली एक कमेटी बन गई। हम क्या करते हैं पाकिस्तान, कोई प्रॉब्लम आती है GIT बन गई, कोई प्रॉब्लम आती है आप कोई एक आप फोरम को तैयार कर देते हो। ये शो करता है कि हमारे अंदर एक नेशनल फेलियर है। हमें इतबार करना है अपने इदारों के ऊपर, वेदर इट इज़ द पुलिस, वेदर इट इज़ FIA, वेदर एनीबडी एल्स, उनके इंटरनल्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। और इस तरीके से आप चलाते हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर ये नहीं होता, इधर से भी बंदा आ गया, इधर से भी बंदा आ गया, हाँ जी बैठो एक GIT बन गई, आप क्वालिफाइड ही नहीं है उसके अंदर बैठने के लिए। सो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपने इदारों को उस पर ट्रस्ट करें। और ठीक है नेगेटिविटी है, लेकिन ये टाइम आ गया खुदा के लिए नेगेटिविटी को पीछे रखो, पॉजिटिविटी। मुसद्दिक मलिक साहब भी कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं, कहते हैं कि दोस्त ममालिक ने 20 से 25 अरब डॉलर्स मुख्तस तो कर दिए हैं, बट देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट कि वो कर तो देंगे मगर प्रैक्टिकली वो काम होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर IMF का भी हवाला दिया गया है कि प्लान A क्या होगा, प्लान B क्या होगा। नवीद चौधरी साहब आप इस पर वजाहत कर दें। देखें, ये आज जो खदो खाल हैं हमारे सामने आ गए हैं, कल तकरीब में ऐलान हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हुकूमत या रियासत इस हवाले से कुछ ना कुछ कर रही थी, और हमारा ये गिला था कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बता क्यों नहीं रहे। आज हमें फिर ये इल्म हुआ इस बात का कि ये एक जामे प्रोग्राम बनाया गया। अमल दरामद की बात मैं बाद में करूँगा। उसमें कमिटमेंट्स ले ली गई हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनसे 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स ली गई हैं। अच्छा, अगर 2 या 3 अरब डॉलर भी इन्वेस्ट हो जाए तो उससे मुआशी तौर पर मुल्क में ऐसी सरगर्मियाँ क्रिएट हो जाती हैं कि रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, और पैसा गर्दिश में आने की वजह से फिर ट्रिकल डाउन इकानमी जो है उसका एक प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। ये जो कुछ किया है इन्होंने, ये बहुत ही मेरी नज़र में बतौर तालिब इल्म बहुत ही जामे है। एक तो सरमायाकारी के लिए जो उन्होंने 3 कमेटियाँ बना दी हैं, एग्जेक्टिव कमेटी है, उसमें पहले अपेक्स कमेटी है, फिर एग्जेक्टिव है, फिर अमल दरामद। इन चीज़ों पर अगर इसी तरह से निगाह रखी जाए। अच्छा, ये भी बता दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वादे वईद आपने कहा ना कि करके मुकर जाते हैं, कि एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की जिस कंपनी ने जहाँ जहाँ पैसे लगाने हैं, ये तकरीबन अगर 6 माह या 8 माह कम से कम इतना अर्सा होगा, वहाँ उस वक्त से ये निगोशिएशन चल रही हैं। अब अमल दरामद कैसे होगा? अमल दरामद करने की जो सबसे ज़्यादा एक अथॉरिटी हमारे पास है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। सीधी सी बात है जी, बाकी किसी पर क्या करें, वरना रुकावटें यहाँ इतनी हैं कि आप किसी तरफ इन्वेस्टमेंट करने जा ही नहीं सकते। आप तो लाहौर के अंदर अगर एक दुकान खोल लें, आपको पता है कि कितने महकमों को जवाब देना पड़ता है? 12 महकमों को। ये फिर मैं आपको इस टाइम बताऊँगा। तो इस तरह से जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आते हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं हमने माजी में देखी हैं, हर इदारे की तरफ से हैं। फिर ये भी कहा गया है बैरूनी हुकूमतों की तरफ से, दोस्त हुकूमतों की तरफ से, कि आपके तो मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले अनासर इदारों के अंदर भी बैठे हैं, उनको भी कंट्रोल करना होगा। तो गारंटी तो ये फौज नहीं देनी थी। अब मामला ये आ गया कि 1 विंडो ऑपरेशन, वो उसकी अहमियत क्या है, इथियोपिया कहाँ था और आज कहाँ है। मैं मियां मुंशा साहब का एक वाक़या आपको बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। आपको पता है कि कैसे लोग वहाँ मरते थे इथियोपिया के अंदर। फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क को बनाया और इनवाइट किया बाहर से लोगों को। तो मियाँ साहब ने हमें बताया, मियां मुंशा साहब ने, कि मैं वहाँ एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने गया, कैबिनेट के इजलास में बुलाया गया, प्रोटोकॉल देते हैं वो सरमायाकारों को, और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हो गया। कहते मैं एग्रीमेंट लेके अपने होटल आ गया। जब मैं अपने होटल आया तो मुझे एकदम अंदाज़ा हुआ आगे कि एक पॉइंट बड़ा है, मैं वो रह गया बीच में, ड्राफ्ट तैयार था। कहते मैंने कहा यार ये बात बड़ी आकवर्ड हो जाएगी, पूरी हुकूमत है उधर, मैं अकेला सरमायादार। लेकिन मैंने उनके वज़ीरे जो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के वज़ीर थे, ये वज़ीर सनत थे, उनको फ़ोन किया कि भाई एक पॉइंट में रह गया, इसका क्या हल निकलेगा। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आप इस वक्त मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, आप आ जाए मेरे ऑफिस ही। कहते मैं उनके दफ्तर गया हूँ, उसने बगैर किसी तरद्दुद के वो पॉइंट डाला, उसमें ड्राफ्ट किया, उसको साइन किया, निकाल के मुझे दे दिए। फिर इस तरह से इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह से मुल्क पर जहाँ पर तब्दीली लानी हो वहाँ इस तरह काम किए जाते हैं। लेकिन
आपकी इसी बात से अभी जो कमेटीज तश्कील दे दी गई हैं, क्या लगता है जावेद साहब आपको कि एजेंडाज डिफाइन नहीं किए गए, एम्स क्या हैं, उन्हें कितनी देर में अचीव करना है, ये चीज़ें भी वाज़ेह नहीं की गई, तो फिर किस तरह मईशत को संभाला देंगे? देखो, हमें माजी में देखना है कि हमने मईशत को चलाया कैसे। हमने मईशत को चलाया सियासी बुनियादों पर, हमने माशी फ़ैसले नहीं किए और ना मईशत के जो फ़ैसला साजी थी उसमें कोई कंसिस्टेंसी थी, और उसके लिए जो मसाइल खड़े हुए तो उससे हमारे जो दोस्त ममालिक थे वो भी नाराज़ थे, क्योंकि माजी में अगर आप देखें तो आपने एक सी पैक का प्लान बनाया था, तो जाहिर है उसमें भी फ़ौज शामिल थी। इवेंचुअली क्या हुआ, सी पैक जो आपने 2030 तक लेकर जाना था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना था, ML1 भी बनना था, बहुत कुछ होना था, वो 2-3 साल बाद पता भी नहीं चला। तो इवेंचुअली एक ट्रस्ट डेफिसिट था बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड बिटवीन द पाकिस्तान, और जो इन्वेस्टर्स थे वो इन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे। तो फिर आर्मी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, और उस इनिशिएटिव का यह नतीजा है कि यही वो गारंटी है जिसकी तरफ चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं। तो उस गारंटी की बुनियाद पे आप देखें ना, UAE ने भी प्लेज कर दिया $1.8 बिलियन जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के असासा जो हम देने जा रहे हैं 5 साल के लिए लीज पे, और इवेंचुअली जो सी पैक होगा उसमें भी दोबारा गारंटी आ गई है। तो अब इस इकॉनमी को, जिसके बारे में हम पिछले कई अरसे से बात कर रहे हैं, मिसाके मईशत की, मिसाके मईशत ही होने जा रहा है, इसका स्टार्ट है। और ये वो स्टार्ट है जिसमें हम गारंटियाँ ये दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी यही पॉलिसी चलेगी। तो आने वाले वक्त में जो इशारा इफ्तिखार साहब कर रहे थे वो भी क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि जो एक पार्टी थी वो तो अब आउट हो गई है ना, अब रह गई है यही जमातें रह गई हैं जिन्होंने आपस में इलेक्शन लड़ना है। जीतना इन्हीं में से किसी ने है, इन्हीं में से जब कोई जीतेगा तो सिर्फ देखना ये है कि इसको लीड कौन करेगा, ये वो वक्त बताएगा। और इवेंचुअली जो चीज़ करने की है, मैं समझता हूँ वो है रिफॉर्म्स की। सही। अगर हमने रिफॉर्म्स ना किए तो जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिफॉर्म्स में बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है इसको तवज्जो देनी पड़ेगी। वरना माजी में देखें कि आपने क्या हुआ, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आई पिछले 10-12 सालों में वो कितनी है, 10-12 अरब डॉलर, और अब मुसद्दक मतलब क्या कह रहे हैं, 112 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। बात ये है कि माशी मसाइल का फॉलो अप लेना होगा, नहीं करनी है, उसी ने चलानी है। लेकिन बेहतरीन बात तो ये है ना कि जामे इक़दाम उठा लिया गया है। एक आखिरी बात देखो, FATF फौज ने टेकअप किया था, तो वो देखे FATF हो भी गया, तो इसलिए अगर मईशत को टेकअप किया तो इंशाल्लाह फिर चल भी पड़ेगी। ठीक हो गया। बात यह है कि बेहतरीन इकदाम तो गया है, और अब देखना ये होगा कि इसका फॉलोअप किस तरह लिया जाता है ताकि इसके टारगेट्स को अचीव किया जाए। लेकिन जो हमारे माशी मसाइल हैं उनको अगर सियासी बुनियादों पर ना लेकर जाया जाए तो फिर इसका हल निकल सकता है। अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर जो समाअत होने जा रही है उसके लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील हुआ है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए चीफ जस्टिस की तैनाती एक अहम मरहला है और उस पर काफ़ी देर काफ़ी बातें हो गई हैं, लेकिन जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का, उस पर हम अब बात करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा भी बेंच का हिस्सा हैं। नवीद चौधरी साहब, काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम उन्हें किसी लार्जर बेंच का हिस्सा देख रहे हैं। आखिरी बार शायद अप्रैल का महीना था, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में तो पहली बार ही वो किसी लार्जर बेंच का हिस्सा बने हैं, और फिर देखना ये है कि बनाया क्यों गया है। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दरख्वास्त गुजार लाहौरी ग्रुप के 2 वकील एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा, जिनकी सियासी वाबस्तगी, जिनकी अदालती वाबस्तगी, जिनका पूरी एक जो रिकॉर्ड है और रेपुटेशन है वो सब आपके सामने है, वो एक दरख्वास्त डाल रहे हैं। दरख्वास्त वो डाल रहे हैं फौजी अदालतों के खिलाफ, कोई हरज नहीं, डाल दें। खान के दौर में 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, 3 को सजाएं मौत सुनाई गई है। कहाँ सोए हुए थे आप? अब वो जो गुत वाले जज हैं साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, मैं तुमको बड़ा अच्छी बात नहीं समझता था, वो भी उठ के चल पड़े हैं जी दरखास्तें लेकर। तो ये अब जो बेंच बनाया गया, ये क्या बेंच है? अब आपको आज अगर वो चीफ जस्टिस उनको बना दिया गया है, सदर अली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपको याद आ गई उनकी? आज आपको जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी याद आ गए, आपको आके मिल रहे हैं,
दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके उसको मिल रहे हैं। पहले सास का मामला आता है, वो खत्म, वो कहते हैं जी मैंने समाअत नहीं होने देनी। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, वो आप जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाने दे रहे। और केसेस ऐसे फिक्स हो रहे हैं कि जनाब आपके पास वो आ रहे हैं और आप, यानी कि कोई अदालती अखलाकियात, कोई कायदो ज़वाबित, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, किसका कोई वजूद ही कोई नहीं रह गया। तो ये फैसला आपने क्या करना है? आप एक पार्टी के साथ फरीक बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है, और आप ये तो बात वाज़ेह है, हुकूमत वक्त कह चुकी है कि रिज़ाइन दें, चले आप रिज़ाइन ना दें। अगर इस तरह का केस आ ही गया, अच्छा आपके दौर में हुआ, साकिब नसार जो गैंग था उसके जो बाकियात थे उसके दौर में सब कुछ होता रहा, और ये जो फौजी अदालतें थी उस वक्त ये सारे जज मौजूद थे, कम से कम वो हमख्याल बेंच तो मौजूद था। किसी को ख्याल आया मैं सुओ मोटो ले लूँ या प्रॉक्सी पिटीशन से दरखास्त डलवा लूँ, कमाल हो गया। यानी कि सियासत पर सियासत। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें सियासत ज़्यादा है और कानूनी मामला कम है। उन्होंने अपनी तरफ से इम्तिहान में डाला है, लेकिन काजी साहब सुरखरू होंगे और जाहिर है कल आपको पोजीशन इसकी जो नज़र आ जाएगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब आप ये बात थोड़ी सी वाज़े कर दें, हो सकता है कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो। मामला था क्वेटा ब्लास्ट की रिपोर्ट का और बाद धरने का ऑर्डर भी था। जब ये दोनों चीज़ें सामने आईं तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी ना रहें और अब उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। क्या देखते हैं? कुछ लोगों की ख्वाहिश थी वो जज ना रहें, लेकिन ख्वाहिशात इस मुल्क में यही तो मुकाबला है, एक तरफ ख्वाहिशात हैं और एक तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। तो उस मुकाबले में ग्राउंड रियलिटी तो यही थी ना कि उनका नंबर था और उनको बनना था। और आप ये बात इसने जो की है नवीद ने, अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ जिनको सज़ाए मौत हुई है और जो जिनको सज़ाएँ हुई इनके दौर में हुई हैं। फौजी उस वक्त ये जज साहिबान मौजूद थे, सारे मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि एक गलत काम हो रहा है? तो ये हमें समझ आती है, हम जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हैं ये सारी बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ, देखिए अगर आप 9 मई में हमला करने वाले लोगों को सज़ा नहीं दे पाते बावजूद कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की बना पे या अदालतों के रवैये की बना पे, तो फिर ऑप्शंस क्या रह जाएंगी? जिन्होंने मिलिट्री की तनसीबात पे हमला किया, फिर ऑप्शन ये रह जाएगी कि मिलिट्री पर तनसीबात करने के हवाले से आईने पाकिस्तान के ताबे 1952 के आर्मी एक्ट में जो तरीक़ाकार का तयन किया गया है, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ेंगे और उसके रास्ते में अगर आप रुकावट डालेंगे तो फिर क्लैश होगा। ये आपके इस क्लैश का अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा मिले 9 मई के लोगों को, तो फिर आप एक जजमेंट वैसे ही दे दें, 9 मई के बारे में एक कंप्लीट जजमेंट दे दें कि 9 मई के वाक़यात ना हुए थे, ना हैं, ना वो हकीकत पर मबनी है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि किसी को भी इसमें गिरफ़्तार नहीं करना, इंटरोगेट नहीं करना, केस नहीं बनाना और सज़ा नहीं देनी। ये आपको 4 इक़दाम आप उठा लें ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। अब जो कल आप करना चाहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नवीद की, कि एक रोज़ पहले मैं जाके किसी जज को मिलता हूँ और अगले दिन मेरी ही पिटीशन वो जज सुनवाई करता है। जज साहब कितने पिटिशनर्स को अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 20 मरतबा आपकी इस टेबल पर सवाल उठा बैठा हूँ कि जो एक्शन मेरे साथ वो वाजिब है वो फिर ठीक है, फिर अगर मैं जाता हूँ एज ए पिटिशनर तो पहले तो मेरे से मुलाकात करें, मुझे अपने कमरे में बुलाएं, मेरी से गुफ्तगू करें, मुझे चाय का कप शप पिलाएं और अगले दिन मैं दरख्वास्त देकर चला जाऊँ। तो फिर ये मेरे साथ भी होना चाहिए ना। वाई विद फ्यू पीपल? क्यों अपना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप? जो अदालत का एहतराम है मेरे दिल में कि मैं नहीं कर रहा और जो मैं कह रहा हूँ मैं गलत नहीं कह रहा। आप इनकार कर दें कि आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई, आप स्टेटमेंट जारी करवा दें रजिस्ट्रार से, कल मैं मुतमिन हो जाऊँगा, मैं सारे अपने लफ्ज़ वापस ले लूँगा। ये गलत है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर 9 मई के जो जिम्मेवार जनमन है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर आप उन पर हाथ नहीं डालेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि आइंदा क्या होगा। इफ्तिखार साहब क्या कहते हैं, कितना ही बेहतरीन होगा कि अगर सभी के लिए कानून और एहतसाब का अमल बराबर होगा? रोज़ ही यही कह रहे भाई, मैंने तो कह दिया कि मैं अगर दरख्वास्त गुजार हूँ तो पहले तो मेरे से मुलाकात करें, मुझे अपने कमरे में चाय पिलाएं और अगले दिन मेरी पिटीशन को फिक्स कर दें। मगर ऐसा हो नहीं रहा, हम वही देख रहे हैं जिस तरह के इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं। मैं पीजे से चाहूँगी आप ये बताएं कि कल हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, तो आप ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई डिक्टेटोरियल रजीम में नहीं है,
आप बिल्कुल इख्तलाफ करें, लेकिन इख्तलाफ को फिर हमने एक हतमी अंजाम पे पहुंचाना है। पाकिस्तान में या कहीं भी आप पैरेलल कोर्ट्स रन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसका फैसला कर लें। जिस तरह की अभी बात हो रही है कि भाई पिछली गवर्नमेंट के अंदर पनिशमेंट्स मिली हैं, सजाएं मौत तक हाँ जी मिली हैं, तो उस वक्त अपील में गए, उस वक्त बनी थी कि नहीं? बिल्कुल, तो उस वक्त आप क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? चलो देर है दुरुस्त है, आज इसको डिसाइड कर लो आप कि भाई आपने करना क्या है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिविलियंस जो हैं, जो कि एक्सपर्ट्स बताते हैं, दे कैन नॉट बी ट्राइड बाय अ मिलिट्री कोर्ट। अगर करना है उसमें राइट ऑफ अपील भी होती है, जो कि है, एंड वकील भी पेश कर सकते हैं, वकील भी पेश कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसका जो एक अंजाम जो है वो है स्पीडी जस्टिस। हमारे जो कोर्ट्स हैं, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू ऑल आवर कोर्ट्स, हमारा सिविल कोर्ट बिल्कुल टोटली नॉन एग्जिस्टेंट है, हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट इज़ नॉन एग्जिस्टेंट। जो भी उठता है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे बात नहीं करता। ये क्या वजह है? बिकॉज हमारा एक फेलियर है एक जगह। आपके केसेस 40 क्या 70 ईयर्स ओल्ड केसेस पड़े हुए हैं। सरजानी टाउन का केस ले लें, आज उस आदमी ने 1947 से केस किया हुआ है, अभी तक उस पर बेचारा फंसा हुआ है, जफर फरीदी। अब बात आती है, जिंदा है जी। अच्छा। उसके बच्चे मर गए सारे, वो लड़ी जा रहे हैं केस। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इसको क्यों नहीं रेक्टिफाई करते? हमने हर चीज़ जो अब तरमीम भी लेके आते हैं, जब लानी थी उस वक्त नहीं लाए, लेकिन आप लेके उस वक्त आगे जब एक परसेप्शन आप पे गलत बन जाता है। तरमीम बिल्कुल ठीक हुई है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द टाइमिंग्स वर रॉन्ग। हमें टाइमिंग्स को देखना है, और वो हम उस वक्त देखते हैं वेदर इट बेनिफिट्स मी और नॉट। ये है हमारा एक चीज़। एक और जो चीज़ जो होती है कि 9 मई की जब हम बार बार करते हैं, इसको तो वंस एंड फॉर ऑल आप क्विकली इसके डिसीजंस लें विद प्रूफ, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक लेट द कोर्ट्स और द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। नवीद साहब, केस फंसे होने से मुझे याद आ गया कि फादर चीफ जस्टिस ने अपने ही ब्रादर जज और कमिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ रिव्यू की जो एप्लीकेशन है उसको दबाया हुआ है। मुद्दई कह रहा है वापस कर लो, हुकूमत कह रही है खत्म है, उन्होंने रोका हुआ अभी तक। केस कैसे नहीं फंसेंगे? ठीक है, जावेद साहब आप क्या कहते हैं? देखो, मैं तो समझता हूँ कि ये इंतहाई खुश आइंदा है। अगर एक आइनी सुकम है कहीं और लोगों के जहनों में डाउट है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, जिसमें जैसे फायज़ ईसा और जैसे सरदार तारिक जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनको शामिल करके अगर कोई आइन में वजाहत आ जाती है और मसले का हल लेकर, जब वो तो आप कह रहे हैं ना, आपके कहने पे तो जजमेंट नहीं आनी, जजमेंट तो वही होनी है जो आइन और कानून के मुताबिक होनी है। और अगर कोई आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि एक नया रास्ता ही खुलेगा ना, आसानी होगी कि इंसाफ के लेकिन देखने की चीज़ है क्या इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, मैं ये समझता हूँ जो पाकिस्तान के आइनी माहिरीन हैं, जो सीनियर वकला हैं, उनको भी इस बेंच को अपनी मावनत में लेना चाहिए, ताकि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है जो 1952 के एक्ट के मुताबिक, पार्लियामेंट के एक्ट के मुताबिक चल रहा है, इसमें अगर कहीं डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि देखें, अगर किसी भी बंदे को अगर सज़ा मिल जाती है, अगरचे मिलिट्री कोर्ट्स में इजाज़त है आपको कि आप सिविलियन वकील भी रख सकते हैं और अपील का भी हक है, बट इवन देन वो बात जो आ जाती है कि मिलिट्री कोर्ट्स के इधर के ये लोग, मिलिट्री के लोगों को ही ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स में, ना कि सिविलियन का। ये एक डाउट है, एक शक की निगाह से देखा जाता है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि जब इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो, जिसमें शक आ जाए, तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 रखनी, अगर ये फुल बेंच भी बन जाता तो मैं समझता हूँ ये और ज़्यादा बेहतर होता, फुल बेंच बन जाता, ताकि वन फॉर ऑल ये जो गुफ्तगू है इस चीज़ को फुल स्टॉप लग जाता। जो लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, जो हुकूमत में खास कर कि जिन्होंने जजेस को डिवाइड करने की पूरी कोशिश की और पूरा प्लान किया, मेरा ख्याल है कि उनको भी लग समझ जाती कि यार जजेस को डिवाइड करने से कुछ नहीं, आइन है, फुल कोड बना दें, हम भी मान लेंगे फैसला। मैं तो चीफ, हम इंडिपेंडेंट जो साथी हैं वो मान लेंगे, वो कभी नहीं बनाएंगे फुल कोड। फैसला देखिए, फुल कोड बनाया तो पता नहीं क्या मामला। आप जब फुल कोड बन गया ना, आपने कोई नई कहानी सुनानी है,
ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। उन्हें आइन और कानून के मुताबिक ना के आइन और कानून के लोगों को फांसियां मिली है माजी में, और हमने उसको उनमें से कितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, नाम लेना, कितने पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको सजाएं हुई हैं और किनको सजाएं हुई हैं, बताएं ना, किसी का नाम देना कि ये पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट था, लीडर था, जिसका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हुआ है और उसको फांसी हुई है, देना। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिसने जीएचक्यू पे हमला किया, जिसने कोर कमांडर हाउस चलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया है, याद उनकी करें ना, मेरी बात ट्रायल होना चाहिए। ये मामला नेशनल डिबेट की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है कि पिछली हुकूमत ने भी आर्मी कोर्ट्स के तहत सजाएं दी थी, और अब कल से इस मामले पर पोजीशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस किस पर अपने दरवाजे बंद किए हैं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। काफ़ी अरसे से ये तासुर पाया जा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाखुश है, कुछ नाला है, लेकिन आज एक और चीज़ हमने देखी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन की बुनियादी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। मैं चाहूँगी कि पीजे सर आप ये वाज़े करें कि ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए की तरफ से कि बारहा इनकी जानिब से पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई है। ये पहला फॉर्म है कि जिसमें मैं कहूँगा कि फिर पाकिस्तान में कभी जमहूरियत नहीं आएगी, ना आ सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर कोई पार्टी मेंबर, कोई भी किसी पार्टी का भी हो, अगर वो इख्तलाफ राय रखता है तो उसका हक है, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन, इनकी बड़ी सर्विसेज हैं पीपल्स पार्टी के लिए। जस्ट टू थ्रो देम अवे बिकॉज वो एग्री नहीं करते, तो आई थिंक ये फिर जमहूरियत नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट। याद रखें, वो कौमें और वो पार्टीज़ कभी तरक्की नहीं कर सकती जिन पे जो कि तनकीद अपने आप पे बर्दाश्त करना ना सीखें और ना बर्दाश्त करें। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? जो तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ है हुकूमती इत्तेहाद से, तो क्या ऐसा है? 100% नाराज़गी है। उसका एक अमली मुजाहरा तो आपने परसों देख लिया जब नजम सेठी साहब मुस्ताफ़ी हुए और उन्होंने अपने ट्वीट में यही कहा कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता आसफ जरदारी साहब और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। तो वो ज़ाहिर इख्तलाफ की बात है, और भी बहुत सारे मामलात इख्तलाफात हैं। ये तो चूँकि एक एस्टैब्लिशमेंट का जो प्रोजेक्ट था, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट, उसमें सारी सियासी जमातों को कुचलना था, तो वो फिर एक सूरत हाल ऐसी बनी कि सबको इत्तेहाद करना पड़ा। और मैं सिर्फ इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि इख्तलाफ बहुत कम लोग माइंड करते हैं पार्टी के अंदर। अगर आप इख्तलाफी बात करते हैं, लोग कहते हैं यार बात सुन लो, इसकी मुमकिन है गाँव की बात निकला है। जब आप पार्टी के खिलाफ ही चलना शुरू कर दें सीधा, तो उसके बाद क्या हाल है? वो एक आध दो दफ़ा वार्निंग आपको देंगे ना। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक अफसर एस्टैब्लिशमेंट के जो इस वक्त भी सर्विस में हैं और बड़ी आला पोजीशन पर हैं, उन्होंने मुझे, अभी नवाज शरीफ साहब नाहल नहीं हुए थे तो मुझे कहा बता दिया हुआ था, जिस तरह से गुफ्तगू करते थे, एतजाज़ अहसन साहब तो उस वक्त से प्रोजेक्ट नया पाकिस्तान का हिस्सा है। ये तो पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए कि आपको भी याद आया है। और खोसा साहब का जो मामला वो तो सामने आ ही चुका है। 3 ओहदे चाहते थे, वो एक नहीं चाहते थे। ये गलत कहा जा रहा है कि सिर्फ एक बेटे, दोनों बेटे के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और खुद चेयरमैन पीसीबी। दैट्स ऑल। कहा जा रहा है जावेद साहब, अगर अलहदगी हो जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमती इत्तेहाद से, तो पंजाब में बड़ा वोट ले सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपको क्या लगता है? देखो, ऐसा तो कोई प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा काम किया है जिससे कि पंजाब के अवाम एकदम उनके पीछे चले जाएं। ये मुमकिन नहीं है। बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम पार्टी ने, इसका वजूद जो था, उसका वजूद बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को ही चैलेंज करने के लिए है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन के जो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो साउथ पंजाब से हैं और पीपल्स पार्टी भी साउथ पंजाब को फोकस किया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो ख़तरा है वो पीपल्स पार्टी को ही है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी नंबर गेम्स के मुताबिक पूरी कैलकुलेशन के साथ चल रही है। सिंध से, बलूचिस्तान से और KPK से और साउथ पंजाब से वो अपने एक टारगेट पे चल रही है। देखने की चीज़ ये है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि आने वाले वक्त में चूँकि इलेक्शन इनका आपस में ही है, क्योंकि इनके मुखालफ जो तीसरी पार्टी थी जो इनको चैलेंज कर रही थी उसको तो उन्होंने क्लीन बोल्ड करके आउट कर दिया। अब देखेंगे कि वो बल्ला चलता भी है कि नहीं चलता। लेकिन जब ये मैदान में रहेंगे
तो पीपल्स पार्टी को वो शायद खातर खां नताइज ना मिलें जो वो उम्मीद लगा कर बैठी हुई है, क्योंकि ये पाकिस्तान में देखें जो वोट है वो 3 चीज़ों का होता है, या पार्टी का, नज़रिए का, और उस इंडिविजुअल का, और हवा का। अच्छा, तो अब जो हवा है जिसकी तरफ हम बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, वो तो चल रही है फिलहाल अदम इस्तेकाम और नून की तरफ। तो पीपल्स पार्टी को शायद छोटा सा ये भी गिला है ना। ठीक है, इस हवाले से भी शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब किस तारीख को पाकिस्तान आएंगे, उनके आने के लिए क्या तैयारियां होंगी। लेकिन इफ्तिखार साहब, उससे पहले ये कि शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं अपने बड़े भाई से, और जिस मामलात या जिस मौजू पर बात हो रही है हुकूमती इत्तेहाद में, वो है क़ब्ल अज़ वक्त असम्बली तहलील कर दी जाएगी या नहीं। आप क्या कहते हैं? ये जो क़ब्ल अज़ वक्त तो और फुल टाइम, ये छोटी सी बात है। एक में 60 दिन के बाद इलेक्शन है, एक में 90 दिन के बाद इलेक्शन है। इतनी सारी बात है जिसको हम सहाफ़ी पता नहीं किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। आई हैव नो आइडिया। मैं नहीं समझता कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान इस किस्म का इख्तिलाफ है जिससे आने वाले पूरे ढांचे को नुकसान पहुँचे। और ये बात नवीद ने बिल्कुल कहा, ये बामरे मजबूरी इकट्ठे हुए थे। ये जो साबिक हुक्मरान थे उनके रवैयों की वजह से इकट्ठे हुए थे। तो साबिक 3 DAISI जो काम करते रहे, उनके रवैये, उनकी पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, उसकी वजह से इकट्ठे हुए थे। नज़रियाती तौर पे ये 2 मुख्तलिफ पार्टी हैं और इन पार्टियों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बावजूद इख्तिलाफात बहुत गहरे हैं और इन्होंने जिसका इजहार अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन में माजी में किया है। तो मेरे लिए तो कोई अजनबियत की नहीं होगी कि अगर ये अपनी अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़े। और ये तासर देना कि 60 दिन और 90 दिन की बहस में बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा ख्याल है कोई भी इतना भोला नहीं है इन सारे लोगों में। हर आदमी बड़ा सही फैसला करेगा और इलेक्शंस बिल्कुल होंगे। ये जो तासर है कि इलेक्शन नहीं होंगे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैंने आप ही के प्रोग्राम में इलेक्शन ना होने के बाद जो ख़तरात हैं उनको ज़ेरे बहस लाए हैं। अगर आप नहीं समझे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर लोग उसको नहीं समझते लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऐसी सिचुएशन। गेम ऑन है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। गेम किस चीज़ की ऑन है? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गेम तो हमेशा ऑन रहती है। पीजे आप भी बहुत चालाकी से बात करते हैं, आपकी भी गेम हमेशा ऑन रहती है कि आप बन सकते हैं PCB के चेयरमैन। सर ये बात किसी और तरफ जा रही है, ज़ाती याद आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया पीजे मीर से नवीद साहब और जावेद साहब। बात यह है कि मीसाके मईशत के लिए जो लोग बात करते हैं, मजबूरी के तहत इकट्ठे होने वाले, क्या हमारे मुल्क के लिए कभी इकट्ठे होंगे? इसी सवाल के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।